आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, नया टॉपिक। प्रोजेक्टाइल हमारा फिनिश हो गया है, रिवाइज भी करा दिया था। इसमें देखिए एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, विजिबल है सबको स्क्रीन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग क्या जानते हैं? नाइन्थ में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब सर्कल पे मूव करना, और यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि सब जगह पे स्पीड उसकी क्या रहेगी, सेम होगी। सो इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये भी जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये कई बार आपको इसका डेरिवेशन थोड़ा डेंजरस है, समझना मुश्किल होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह कितना आसान था समझने में, बट ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेरिवेशन है, इट्स टू मच टफ। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि पूरे एनसीईआरटी में क्लास 11th में जितने डेरिवेशंस हैं उन सबों में से सबसे टफ कौन सा है, तो टॉप 3 में इसका नाम आएगा। ठीक है, इतना स्टैंडर्ड इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ऐसा जनरली इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट याद रखने वाली और ध्यान में रखने वाली चीजें इसमें बहुत सारी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है एक बार में समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा जहां दिक्कत हो। ठीक है, और ये 5 मार्क्स का भी आता है पेपर में, ये डिराइव करना। इसमें सेंट्रीपिटल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखिए एक दिखा सबको, एक क्या था, पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पी, ठीक, वो कैसा पाथ ले रहा है, समझ आया? सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब ये इसका सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है ओ। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ओपी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर हो गया, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। ये पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू किया, पी से चलना शुरू किया, कहाँ पहुंच गया, पी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? पी से लेके पी डैश तक। तो इसने लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा इसका, पी टू पी डैश, पी डैश लेंथ ऑफ आर्क, उसको हम लोग डेल्टा एस से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, पी डैश पे जब गया तो उसका पोजीशन वेक्टर अब कितना हो गया, आर डैश वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम लोग ये समझ रहे हैं कि आर और आर डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग था, इसलिए हमने क्या किया, आर डैश वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन आर डैश और आर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू किया, पी से पी डैश गया, उसका पोजीशन वेक्टर आर से आर डैश हो गया। ठीक है, और वो जो सर्कुलर पाथ पे जो मूव कर रहा है, देखिए आज से आपके लाइफ में एक नई चीज ऐड हो जाएगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कभी नहीं पढ़े थे। ठीक, तो एक होता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जिस पार्टिकल से कोई भी बॉडी मूव कर रहा होता है ना, ऑन अ लीनियर ट्रैक, ऑन अ रोड, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पे, जैसे सर्कुलर पाथ, ठीक है, या फिर स्फीयर पे, है ना, कर्व पाथ पे अगर रोटेट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। ठीक है, तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए? सो अ पार्टिकल p moves on a circle of radius vector r with uniform angular velocity ओमेगा। ठीक है, ये जो W शेप में बना हुआ है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, बताइए। P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये क्या देता है, सर्कुलर पाथ पे, अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, सर्कुलर पाथ पे हर एक जगह पर पार्टिकल का जो स्पीड है वो सेम रहता है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है।
पी पॉइंट पर देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग दिस है, इस जगह पर पी डैश पे अलोंग ऐसे, यहाँ पर हर जगह पर हम लोग टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट का जो डायरेक्शन है आपको इसका डायरेक्शन देगा, टेंजेंट का डायरेक्शन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पर सर्कुलर पाथ में क्या होता है, स्पीड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि सर्कुलर पाथ में जो बॉडी है वो एक्सिलरेटेड होता है। देखिए हम लोग, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है ये चीज समझना। हम लोग जानते हैं एक्सिलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। लेकिन आप देखिए इसकी जो स्पीड है सब जगह पे सेम है, तो सर्कुलर पाथ पे अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हर जगह पे स्पीड सेम है, तो चेंज इन स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगा। लेकिन स्पीड इसका सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ दैट मोशन which has acceleration but with which does not change its speed। ठीक है, स्पीड सेम रहेगा फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। समझ गए सब कोई? चलिए तो अभी देखिए पी पॉइंट पर हमारा जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट हो गया, ये वाला वी डैश, सॉरी वी वेक्टर। उसी तरह से हम लोग पी डैश पॉइंट पर भी वेलोसिटी का डायरेक्शन लेंगे, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो आपको समझ में आ गया कि v और v डैश दो पॉइंट पर p और p डैश पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, अब लीनियर वेलोसिटी जो है इसका v इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली। अभी आपको मैंने बता दिया इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड सेम है बट इसका डायरेक्शन हर हमेशा चेंज हो रहा होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये आज का जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तभी क्या बताया कि क्या बोल रहे थे, क्या बता रहा था मैं भूल गया। हाँ, पी पॉइंट पर, ठीक है ठीक है, पी पॉइंट पर वेलोसिटी इसका v है और पी डैश पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v डैश है। ठीक है, सो दो जो है वेलोसिटीज का हमारा जो है यहाँ पर हमने डायरेक्शन देख लिया दो अलग अलग पॉइंट पर। ठीक, और ये जो पाथ पर पी से पी डैश जा रहा है, तो लीनियर पाथ उसका हो गया पी पी डैश, लेकिन उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ओमेगा के बराबर है। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी आपको बता दिया यहाँ पर कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है मतलब जो पार्टिकल का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसमें क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन। लेकिन in case of non-uniform circular motion, the particle experiences acceleration due to change in both speed and direction। ये हमारे सिलेबस में जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जैसे पी पॉइंट पर उसकी स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर है, तो पी डैश पे हो सकता है 20 हो जाए या 40 हो जाए। स्पीड भी इसका सब जगह पर चेंज हो सकता है, और डायरेक्शन तो चेंज होता ही है हर जगह पर। ठीक है, हर जगह पर डायरेक्शन इसका अलोंग दी टेंजेंट होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा इसकी वजह से बोथ ड्यू टू चेंज इन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ से आपसे क्या हो सकता है, एक एमसीक्यू बना देगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना एक्सेलरेशन किस वजह से होगा, तो ओनली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा वो दोनों की वजह से होगा, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत है? चलिए
अब देखिए नो सर। पी से जब कोई भी बॉडी पी डैश पे जाता है, ठीक है, तो आप देखिए उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ, ठीक। तो हमने इस दोनों के बीच के एंगल को मान लिया कितना, डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत किसी को? जो बी पी से पी डैश के बीच जो वो जा रहा है उसका क्या हो रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? देखिए ध्यान से समझिएगा, दो बातें हैं। एक है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया पीपी डैश, लेकिन सॉरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है वो, लीनियर डिस्टेंस है पीपी डैश। डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग देखेंगे, है ना, इनिशियल और फाइनल को जो। तो लीनियर डिस्टेंस हो गया पीपी डैश, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो डेल्टा थीटा हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, समझ गए? चलिए, अब ये डेल्टा थीटा, अब इसको हम लोग थोड़ा वेक्टर्स को जो है वो कंपनसेट करते हैं। क्या करते हैं इसमें पी से ये जो है, जो लाइन जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वाला, तो पी डैश वाली लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि रोम्बस बन गया, आर जिसका मैग्नीट्यूड है हर एक साइड। तो ये अगर एंगल थीटा है, डेल्टा थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा थीटा। तो मैं आपको पेन से समझाता हूँ, ठीक है। ये अगर डेल्टा थीटा है तो आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल्टा थीटा, ठीक है। दिस इज 180 डिग्री माइनस डेल्टा थीटा, ठीक है। दिस एंगल विल बी इतना, ठीक। तो अब ये 180 माइनस डेल्टा थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। समझ गए? दूसरे लोग सीधी सी बात ऐसे भी समझ सकते हैं, अब 9th में पढ़ रखे हैं आप लोग, ये एंगल जितना होता है उतना ही एक्सटर्नल एंगल होता है, ठीक है, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। समझ गए बात को? ठीक। तो एंगल वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, कि ये थीटा जो है डेल्टा थीटा ये भी कैसे हुआ, ठीक है। बहुत एकदम बारीकी से समझिए, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, डेल्टा थीटा कैसे एंगल हुआ। इसलिए मैं बोला कि ये डेरिवेशन जो है काफी टफ है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट बारीकी इतनी सारी है कि हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा थीटा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये आपका जो अभी बना वो क्या बना, पी से पी डैश, ठीक है। पी से पी डैश क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये, इसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। एक था आर, एक था आर डैश, तो उस दोनों का जो डिफरेंस होगा, आप देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, आर प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी, आर आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश माइनस आर। तो डेल्टा आर यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर। अब पी से पी डैश जो है वो भी देखिए लीनियर डिस्टेंस, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा एस से, ठीक है। डिस्टेंस को डिनोट कर दिया डेल्टा एस, और डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। चलिए, when the particle moves from p to p dash in time delta t, यानी कि t dash minus t, the line op radius vector moves through an angle delta theta। op जो है वो मूव किया कितने से, एंगल डेल्टा थीटा से, एंड डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? the velocity vector v turns through the same angle delta theta, ठीक है। तो जब r जो है हमारा डेल्टा थीटा से किया, तो आप देखिए वेलोसिटी का भी बीच का एंगल निकल गया। कैसे? ये तो ये वेलोसिटी था, और ये जो v डैश है उसको हमने क्या किया, यहाँ पर उठा के इसको एक्सटेंड किया। तो आप देख सकते हैं v और v डैश के बीच का जो है, अब ये दोनों को इनिशियल वेक्टर बन गए ना, v और v डैश, तो उसके बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। मीन्स अगर पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कर रहा है, तो वेलोसिटी भी डेल्टा थीटा से मूव कर रहा है, ठीक है। समझ गए? चलिए, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट पी पी डैश इज डेल्टा आर डैश, ये हो गया, एंड लीनियर डिस्टेंस डेल्टा एस इज आर पी पी डैश, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं,
वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? चलिए सो यहाँ से हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझ आ रहा है सबको? ये देखिए, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और तो ये बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आज से आपकी लाइफ में एक नया टर्म ऐड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाएंगे, और जैसे ही लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आगे चल के डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, ये तो हम लोग जानते ही है, ठीक है। चलिए अब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको समझिए। अभी हमने देखा जो लीनियर वेलोसिटी होता है लिमिट डेल्टा यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लीनियर मतलब टाइम, ठीक है। और लेकिन हम लोग आपको शायद ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बताए होंगे या फिर पहले भी मैं बताया होगा कि जो डेल्टा आर होता है इनटू में, ये देखिए एक मैं ऐसे करके आपको बताया होगा, ये थीटा जो होता है, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ ऑफ आर्क अगर है, ये जो है लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, तो दिस थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, हमेशा यूज होगा ये फिजिक्स में, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ से ये हमने इस क्वेश्चन के लिए ये वाला जो है डेल्टा एस है, ठीक है, और ये हमारा आर तो है ही, आर वेक्टर या आर डैश जो भी बोलिए, और ये था डेल्टा थीटा, ठीक है। सो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एस अपॉन में आर, है ना। तो इसलिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, यही लिखा हुआ है ये, समझ गए। तो ये जो डेल्टा एस है अब उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, ये वाला, समझ गए। तो लीनियर वेलोसिटी इस तरह से हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो लीनियर वेलोसिटी आर, आर तो रेडियस डिस्टेंस कांस्टेंट है, थीटा चेंज हो रहा है तो इसको बाहर कर देंगे और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हमारा लिमिट के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ओमेगा बोलते हैं। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो गया, समझ गए। तो यानी कि इतना आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो लीनियर वेलोसिटी है ना, उसको हम लोग एंगुलर में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आर से मल्टीप्लाई करना है, जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, कई बार गलती करते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा याद रखते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी वो क्या लिखते हैं, वेक्टर v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, गलत है, ओमेगा क्रॉस आर लिखना है आपको, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। वेयर आर ओमेगा एंड v आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग आर एंड v, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो पूछिए, एनी प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहे हैं सबको या नहीं आया यहाँ तक। लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर प्रोडक्ट, हाँ जी बोलिए। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इनटू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे, कोई बोलिए। सर एक और बार समझ ना। एक और बार, चलिए इसमें कुछ नहीं है, देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ से आपको बताया है, ये इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू लीनियर, ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है आपको डेल्टा एस की जगह हमने आर डेल्टा थीटा लिखा, अपॉन में डेल्टा टी हो गया, ठीक है। आर हमारा कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो गया, ठीक है। और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू डेल्टा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जस्ट इससे पीछे वाले अभी हमने तुरंत देखा थी ओमेगा होता है, तो इसकी जगह पे हमने ओमेगा लिख दिया, सिंपल, ठीक है। तो इसलिए v इक्वल टू क्या बन गया, आर इंटू ओमेगा हो गया। ये आपका स्केलर फॉर्म में है, ठीक है, ये है आपका स्केलर फॉर्म में, ठीक।
लेकिन इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। ये जो ओमेगा पहले आएगा ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये जो है इनटू नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। समझ आ गया सबको? क्लियर? इसमें आप जानते हैं कि जो ओमेगा क्रॉस r का जो डायरेक्शन होता है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो ओमेगा और r दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। समझ गया ना? अभी हम उसको आपको दिखाएंगे भी कि कैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये रेडियस है, ठीक है, ये r वेक्टर है, ठीक है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर होगा ही। ये बात समझ आ रहा है सबको? ये देखिए, तो थोड़ा स्पेस चाहिए, अभी बता रहा हूँ। ये भी बताना अच्छा है, ये अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, तो एक नई चीज सीख ली है। देखिए, ये जो सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये है आपका रेडियस वेक्टर, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इसके ऊपर टेंजेंट होता है, और हम 10th में पढ़े हैं रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता था, 90 डिग्री, है ना। थ्योरम भी तो था, ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर में 10th में। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक। और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दैट इज ओमेगा, ये आर और वी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? उसको कैसे समझेंगे कि अगर ये इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। इसको आप कैसे समझेंगे कि आप मतलब कोई भी चीज को आप रोटेट, हाथ में एक रिंग को रख के रोटेट करके देखिए, जो रोटेशन का जो वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वो वेलोसिटी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है, और वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया तो आर के ऊपर भी परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो ओमेगा आर एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड वी। इस दोनों का जो प्लेन होगा उसके ऊपर में परपेंडिकुलर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट वाली रिलेशनशिप होती है, ठीक है। समझ आ गया सबको? क्या अभी भी दिक्कत है? बोलिए जल्दी, कोई नहीं बोल रहे हैं। आ गया सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, बोल दिया करो ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये है आपका, वो तो एक रिलेशनशिप था, ये मेन है जो यहाँ पे अगर पेपर में आएगा तो आपको यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका ग्राउंड हमने तैयार कर लिया है, पीछे हमने सारा सीख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या है। अब यहाँ से समझिएगा, ये पूरा डायग्राम जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो विजिबल है और अच्छे से क्लियर है, तो बताइए। आर आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, फिर डेल्टा आर वेक्टर, फिर आपको डेल्टा थीटा, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। वेलोसिटी, वी डैश वेक्टर और ओमेगा, सब कुछ क्लियर है। एंगल वेंगल ये हमने अभी तुरंत देखा था। यस सर। अब देखिए इंटरेस्टिंग, ये देखिए क्या किया हमने, क्या किया। तो ये सब टॉपिक इसलिए पावर पॉइंट से पढ़ाना जरूरी होता है कि ये आपको फील नहीं होगा, बुक से समझ नहीं आएगा अच्छे से। देखिए मैंने क्या किया कि जो वेलोसिटी वाला जो वेक्टर था उसको पैरेलली उठा के शिफ्ट कर दिया कहीं और, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा? चेंज हो जाएगा या नहीं होगा वेक्टर? चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज हो जाएगा। अभी ये मतलब वेक्टर था, पैरेलल रख सकते हैं। पैरेलल रख सकते हैं ना, तो देखिए पैरेलल ही तो रखा, पैरेलल ही रखा ना, देखिए ठीक से देखिए, पैरेलल रखा या कुछ और रखा? पैरेलल। अरे चेंज होगा या नहीं होगा ये? अरे वेलोसिटी चेंज हो गया या नहीं हुआ? नहीं। जय माता दी। नहीं हुआ। मैंने कितनी बार बोला है कि एक वेक्टर को पैरेलली स्पेस में कहीं भी हम उठा के रखेंगे तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए वी वेक्टर को उठा के ले आए, ठीक है। अब देखिए किसको ला रहे हैं, वी डैश को भी। समझ आ गया कि अब वी डैश को भी पैरेलल उठा के लाए हैं, तो ये भी चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक नहीं है। हुआ। चलिए अब आप बता सकते हैं कोई वी और वी डैश के बीच का एंगल कितना है? पहले कितना था? ये था ना आपका वी वेक्टर और ये वी डेल्टा डैश थीटा। वेक्टर, तो
डेल्टा थीटा, तो ये रहा। और इस दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे v और v डैश को, तो ये डेल्टा v हो जाएगा हम लोग को, तो क्योंकि डेल्टा v चाहिए। ये एंगल डेल्टा थीटा हो गया, अब दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये डेल्टा v हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एनी प्रॉब्लम? सर नो। ठीक है, वेरी गुड। यही चीज को समझना था, ठीक है। यही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है, इस फिगर को फाइनली बनाया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए, अब यहाँ से आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये एंगल एक अभी आपको नया इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे देखिए, ये एंगल बीटा दिख रहा है सबको? दिख रहा है एंगल बीटा? यस सर। यस सर। चलिए, अब देखिएगा, अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से। अभी एंगल बीटा कुछ और है, अभी देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बीटा, ये बताइए मेरे को एक बार। मैं और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एंगल अभी बीटा इतना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बढ़ा एंगल या घटा, ये बताइए। घटा। बड़ा। घटा। घटता बड़ा। एंगल, देखो तो, ध्यान से देखो ना यार, कैसे तुम लोग करते हो इसको। इस तरह से अगर कोई भी चीज ऐसे ऐसे कर लीजिए ना आप एक बार, ठीक है। हाथ में, हाथ की जो फिंगर है ना, फिंगर के वो जो दोनों, जो आपका पाम है उसको ऐसे रखिए, ठीक है। और पाम को जैसे जैसे दोनों, मतलब कैसे बोलते हैं उसको, अरे जैसे प्रणाम करते हैं ना, जो प्रेयर में खड़े होते हैं आप लोग, तो दोनों हाथ को जोड़ते हैं, तो पहले फैला के रखिए, ठीक है। और दोनों जो रिस्ट है, रिस्ट के पास में दोनों को अटैच रखिए और दोनों को फैलाइए। फिर ऐसे ऐसे जैसे हम लोग जाएंगे तो एंगल ऊपर वाला बढ़ेगा या घटेगा? सोचने वाली बात है। बढ़ रहा है ना ये एंगल, तो है कम होगा या बढ़ेगा? डिक्रीज होगा यार। इंक्रीज कैसे होगा आप सर। लोग को ना, आप लोग को ना छोटे बच्चों के। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आपको बेसिक से, चलो जब क्या बोलूं मैं, ठीक है। ये एंगल देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल चेंज हो रहा है क्या? ये वाला और ये वाला एंगल चेंज हो रहा है क्या? चलिए हम नाम दे देते हैं इस एंगल का, चलिए 60 डिग्री। एक काम करते हैं, अभी 60 60 तीनों रख लेते हैं, ठीक है, आपके लिए। चलिए, ये तीनों को 60 60 60 कर दिए, ठीक है। समझ आ गया सबको? तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, होता है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब ऐसी ऐसी चीजें सिखाना पड़ रहा है मेरे को, बताओ 11th क्लास के बच्चों को। छी 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 छी। ठीक है, चलिए, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये चेंज हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अभी देखिएगा ध्यान से। देखिए, मैं एक बार और बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल है, ये, ठीक है, समझ गए। और ये एंगल है, इसको भी हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये रहा, ठीक। और ये भी ऐसे है ना। अब जब चेंज होगा तब देखिएगा क्या हो रहा है। अब अगला स्टेप देखिए, बताइए अब आपको क्या लग रहा है? ये वाला एंगल बढ़ा, ये वाला एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 60 वाला जो लिखा है जहाँ पे, ये बढ़ गया पहले से, बड़ा। ठीक है। यस ये सर। वाला एंगल कम, ये वाला नीचे वाला डेल्टा थीटा वाला एंगल बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम बोलिए। हुआ। कम हुआ, तो इसका मतलब इसको बढ़ना पड़ेगा ना, इस एंगल को। आप देखिए ना, ये देखिए, ये एंगल, ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल था आपका बीटा, ठीक है। ये एंगल था आपका बीटा। अभी यही चीज, ये बीटा है, ठीक है। तो ये एंगल आपको क्या लग रहा है? ये लाइन जब ये इसके पैरेलल होता तब ना जाके एंगल वो होता। अभी ये चीज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, नहीं कर रहा है? ये एंगल, ठीक है, दोनों सेम है क्या? ये देखिए ना, ये चीज, ये लाइन आपकी, ये लाइन सीधी नहीं जा रही है, ये लाइन ऐसे हो रही है, तो ये एंगल ऐसे बढ़ेगा ना धीरे धीरे। अभी भी नहीं समझ आ रहा है? यस सर। भगवान, ये सब चीज भी बताना पड़ता है। देखिए, ये अभी बीटा है, ये बीटा है, ठीक है। ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये लाइन आपका अब ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो गया? पहले ये था, अब ये ऐसे हो गया, तो बढ़ा ना? हाँ, यस सर। बढ़ा या नहीं बढ़ा?
यस जी सर। सर। बढ़ा। अब देखिए और ज्यादा हो गया, समझ ही रहा होगा, समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये डेल्टा थीटा जो एंगल था वो बिल्कुल, और डेल्टा थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये जो डेल्टा थीटा है वो टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, समझ रहे हैं ना, डेल्टा थीटा जीरो के लगभग लगभग बराबर हो जा रहा है। तो उस समय में, ठीक है, जो डेल्टा वी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है, एज डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, ठीक है, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो एंड बीटा बिकम्स 90 डिग्री। ये जो एंगल है वो जीसे से, अब देखिएगा धीरे धीरे ये एंगल पहले कुछ था, पहले कुछ था, फिर धीरे धीरे बड़ा बड़ा बढ़ते बढ़ते ये ऐसा लग रहा है कि वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर टाइप का नहीं लग रहा आपको, ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं फील हो रहा है, एक ये वेक्टर यस है सर। एक ये वेक्टर है, तो ये बीच का एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ गए, यही समझाना था। तो बीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, इट मीन्स जो डेल्टा वी है, ठीक है, ये जो डेल्टा वी है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, ये डेल्टा वी परपेंडिकुलर हो रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, ठीक है, ये एंगल दोनों परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक। so that is beta increases and approaches 90 degree, that is delta v becomes perpendicular to v, ठीक है, डेल्टा v जो है वो v के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, समझ गए। तो r इज, लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अरे यार आज कहाँ से मर गया, ठीक है, ये जो r है, ठीक है, r और v दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना ही रहा है पहले से, ठीक है, समझ गए। अब डेल्टा v और v भी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इस चीज को आप ये समझ सकते हैं, जो डेल्टा v v के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये थोड़ा आपको एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, देखिएगा। हम्म, हम्म, ठीक है, ये देखिए हो गया, ध्यान से समझिएगा इसको, ये देखिए ये r था, ये r डैश है, ठीक है, ये v, ये v डैश, डेल्टा v, ये देखिए डेल्टा v ये वाला है ना, ये डेल्टा v का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द रेडियस वेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, जैसे ये v डैश डेल्टा v हमेशा देख रहे हैं अलोंग दी डेल्टा r है या नहीं है, समझ आ रहा है या नहीं, इसमें वहां पर फिगर Yes, को sir. थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टेढ़ा नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वो पीपीटी में टेढ़ा बनाना थोड़ा टफ था, इसलिए ऐसा बनाया। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है सब चीज, कि जो डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वो डेल्टा आर के डायरेक्शन, हाँ सॉरी आर के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में है या नहीं है, हाँ या नहीं, अरे बोलो, ये देखो ना, ये डेल्टा वी है, ये आर है, रेडियस उसी का डायरेक्शन है या नहीं है दोनों का, Yes, sir. है। Yes, sir. ठीक है। अब देखिए रेडियस का डायरेक्शन ऐसे है, रेडियस का डायरेक्शन ऐसे है, इधर से इधर की तरफ, डेल्टा वी का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, डेल्टा वी इधर से इधर राइट से लेफ्ट No, जा रहा है, sir. लेकिन रेडियस ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है Yes, कि sir. जो डेल्टा वी जो है वो चेंज जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डेल्टा वी चेंज अपोजिट टू दी आर वेक्टर, ठीक है। So R is perpendicular to V and delta V is also perpendicular to V. ये भी हमने देख लिया, delta V is perpendicular to V. So therefore delta V is acting along minus R. ये स्टेटमेंट समझ आ गया आपको एनसीईआरटी से, कि डेल्टा V जो है ये माइनस R यानी कि माइनस R के डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस का मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ, जैसे R जैसे इधर जा रहा है तो डेल्टा V माइनस R की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्ट कर रहा है, समझ गए। Since acceleration is the rate of change of velocity, therefore it acts in the direction of delta v, इसलिए ये delta v के डायरेक्शन में हो रहा है, और it समझ गया ना, कि एक्सलेशन जो होता है वो एक्सलेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उधर ही होता है, और
डेल्टा वी का डायरेक्शन किधर है, अलोंग आर वेक्टर, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर। ये बात समझ आई सबको या नहीं आई? वंस मोर आई एम रिपीटिंग। यस सर, आगे। आपसे बोल रहा हूँ, देखिए अभी आपने सर। देखा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स दी सेंटर, है ना, है या नहीं है? अरे रेडियस वेक्टर के अलोंग था ना, है। रेडियस वेक्टर के अपोजिट था, रेडियस वेक्टर ये है, तो रेडियस वेक्टर के अपोजिट जाएंगे तो टुवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। इसलिए जो ये एक्सेलरेशन होता है, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, हैंस इट्स नेम इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक ग्रीक वर्ड होता है सेंट्रीपिटल, का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है उसको हम लोग सेंटर सीकिंग बोलते हैं। समझ आ गया सबको? तो यही कारण है। अब ये सब बातें आपको कोई भी नहीं बताया जाता है जनरली, वह सीधा बता देगा कि एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन ये चीज आपको बारीकी से समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन कैसे लगा सेंटर की तरफ, ये आपको मैंने फील कराया, ठीक है, इसलिए इतना देर से एक्सप्लेन कर रहा था। सीधा मैं इसको डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है। चलिए, अब ये डायरेक्शन समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ क्यों लगता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये अब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म इसका निकालने जा रहे हैं, जो काफी सिंपल है, ठीक है। ये है आपका, देखिएगा, एक ट्रायंगल PAB, ठीक है, जो यहाँ से एक ट्रायंगल था, ठीक है, उससे हम लोग इसको कंपेयर करके अभी देखेंगे। दो ट्रायंगल है OPP डैश, ठीक है, OPP डैश, और दूसरा ट्रायंगल है आपका PAB। ये दोनों देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या नहीं है? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है? देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो डायरेक्शन था, ठीक है, ये डेल्टा थीटा दोनों में सेम है। जो आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल वी वेक्टर, आर डैश के प्रोपोर्शनल वी डैश वेक्टर, ठीक है। सो ये दोनों वी डैश अपॉन आर डैश, और ये आर वी अपॉन आर, और दोनों के बीच ट्रायंगल, ये सब क्या है, SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये सब अब कितना बताऊं, 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसलिए जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उसके साइड्स सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो साइड्स हमने इधर से कौन सा ले लिया, AP, तो इधर AB लिया, ठीक है। इधर से कौन सा लिया हमने, AB, ये कौन है, डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V। और अगर इधर से डेल्टा V लिया तो इधर से कौन सा लेंगे, PP डैश, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैसे होता है, अगर हमने इधर से कौन सा लिया, AB लिया, ठीक है, तो यहाँ से PP डैश होगा, ऐसे ही होता है। और इधर से हमने PA लिया तो इधर से कौन होगा, OP होगा, ठीक है। ऐसे भी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स देख सकते हैं, ठीक। बस इसी को हम आगे बढ़ते हैं। AB आप देखिए, AB जो है वो डेल्टा V है, उसका मैग्नीट्यूड, और PP डैश क्या, डेल्टा R है, उसका मैग्नीट्यूड। PA कौन है, PA V वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और OP क्या है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये रिलेशनशिप समझ में आ गया, सिंपल है। उसके बाद फिर आप यहाँ से देखिए, डेल्टा R जो है ये वाला, उसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग अब जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, और ये वेलोसिटी की जगह डेल्टा V की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर रखी है, अब उसी को रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन की जगह, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर जो डेल्टा V था उसकी जगह पे हम ये पूरा खानदान लिख दिए इसका, V अपॉन R इंटू डेल्टा R, V अपॉन R इंटू डेल्टा R, और ये एक डेल्टा T नीचे जो था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर देखिए, एक बार पूरा इसको लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है, पेन यूज करके। देखिए, ये यहाँ तक समझ आ गया था। फिर हमने क्या किया, डेल्टा V की जगह पे ये लिख दिया V अपॉन R इंटू डेल्टा R, ये वाला, और ये जो डेल्टा T था यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो V अपॉन R है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग डेल्टा T टेंड्स टू 0 से बाहर रखेंगे, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है तो बाहर रख दिए, और बाकी सारी चीजें ये एज इट इज हो गई है। अब देखिए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T क्या होता है, V होता है, तो ये V अपॉन R इंटू में इसकी जगह पे क्या आ गया, V आ गया, ठीक। तो V इंटू V क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये ACP मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डेरिवेशन है ये आ गया V स्क्वायर अपॉन R कंप्लीट। दिस कंप्लीट्स द
एक्सेलरेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ आ गया सबको कि नहीं आया? Yes, sir. ये बताइए। ठीक है, तो यही थोड़ा टफ था समझना। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म ज्यादा नहीं है, बट ये जो ज्योमेट्री है ना, कैसे कैसे करके उसको रिप्लेस किए, फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाए, फिर कौन कौन सा साइड इसमें से लेना है, तो इसको आपको याद रखना है। एक डेल्टा वी वाला लेंगे तो डेल्टा आर वाला हो जाएगा, और एक वी वाला सिंपल आर डैश वाले को छोड़ देना है। समझ गए ना? बस खत्म। तो आप देख लीजिएगा डेल्टा वी डेल्टा आर, तो यहाँ वी और यहाँ आर, खत्म। समझ आ गया सबको? अब देखिए इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, v की जगह अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था आर ओमेगा होता है। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लोग v की जगह आर ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, नीचे वाला आर खत्म हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर भी हो जाएगा। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा आज से हम लोग एक और चीज जान लीजिए, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो 2 पाई इंटू न्यू होता है। न्यू मतलब आप लोग ये पढ़े भी होंगे, ये एक मिनट, आप लोग आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना? समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर ये जो 1 अपॉन टी है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट इज रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, समझ गए ना? ठीक, तो क्यों? क्योंकि ये 2 पाई बाई टी है, तो 2 पाई क्या है, रेडियन अपॉन में टाइम, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब देखिए, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, अब यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये दूसरा फॉर्म है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देख लीजिए। डायरेक्शन दिख रहा है, ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर हुआ? देखिएगा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आर है, ये क्या हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो आर और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर। ठीक, और ये देखिए जो एंगुलर वेलोसिटी इस दोनों के ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। समझ गए? तो वेलोसिटी और सेंटर, लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और और सेंट्रल आर वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ गए ना सबको ही? ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। तो अब आप इसको एनसीईआरटी से, ठीक है, इस सबको पढ़ सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सारा थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी से थोड़ा समझाना टफ होता है इस वाले टॉपिक को। ठीक, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये सब बता दिया हूँ। ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक, तो अब इसके बेस पे एक एग्जांपल है, आप लोग को आज होमवर्क है, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन थे, कल 15 क्वेश्चन दिए थे, आज ये पूरा लास्ट के 15, तो एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप सारे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अब इसके बेस पे हम लोगों का जो, एक चीज और मुझे बताना था। ठीक है, एक चीज और बताना था जो बुक में नहीं दिया हुआ है, इसको कहीं भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, अरे बोलो, नहीं दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन होगा, ये वाला, जय माता दी, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है उसको कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं?
सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो ये अभी तुरंत तो बताया, तो इतना शांत क्यों हो गए हो सब? तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। और अगर एक एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये है, ये एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर दोनों ही लग रहे हैं तो ये हमारा जो है नेट एक्सेलरेशन होगा। तो आप यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे ही लगाएंगे तो दिस नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट, सॉरी ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू AC सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये बुक में नहीं दिया हुआ था, बट ये इसके ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए? क्लियर है? तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हम लोग जो होता है क्या, v अपॉन में t, रेट ऑफ चेंज ऑफ v माइनस u अपॉन में t, वहां से टेंजेंशियल आ जाएगा। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने देखा v स्क्वायर अपॉन r से आता है, ठीक है। क्लियर है सबको? तो ये भी आपको एक और टॉपिक था। चलिए हम लोग फटाफट इसके ऊपर में क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में कौन कौन सा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जल्दी फटाफट से। दिख रहा है सबको 17 क्वेश्चन? 17, 18, 19 ये तीनों इसी के बेस पे है, ठीक है। स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, उसमें एक स्टोन को हमने क्या किया? बांध दिया, ठीक। आगे पढ़िए। अब फिर बोल रहा है वर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, और इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे करके घुमाया, ठीक है। तो जिस स्ट्रिंग से इसको हमने घुमाया था ये इसका रेडियस बन जाएगा, है ना। ये कभी घूम के यहाँ जाएगा स्टोन, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, है ना। समझ गए ना? तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसका रेडियस बन जाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कल का। समझ गए? इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन कितना है? रहा है 14 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? बता सकते हैं आप लोग? तो बताइए जल्दी। एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल होगा या टेंजेंशियल होगा? बोलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पहले आपको, हाँ सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना? 80 सेंटीमीटर। तो 80 अपॉन में 100 कर लीजिए, उसको मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा रेडियस कितना? 0.8 मीटर, ठीक। ये रेडियस आ गया। उसके बाद फिर आपको क्या बोल रहा है? विद अ कांस्टेंट स्पीड 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। तो 25 सेकेंड में कितना हुआ? 14 रिवॉल्यूशन हुआ। तो एक सेकेंड में कितना? तो 14 अपॉन 25 हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही पता चल गया तो हम लोग यहाँ से ओमेगा निकाल देंगे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना। समझ गए? और फिर वहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कर लेंगे अब हम लोग सॉल्व। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा किसी को, नहीं आया क्या? यस सर। ठीक है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू रख देंगे। न्यू हम लोग को पता है, 2 पाई की वैल्यू भी रख देंगे 22/7, ठीक है। समझ गए ना? और उसका स्क्वायर कर देंगे और आर भी आपको मालूम है। सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन या नहीं हो जाएगा? बोलिए जल्दी, छोड़ दूं अब आपके लिए? हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए जल्दी से। पढ़ लिया? कैसे होगा सॉल्व? एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस आपको दे दिया, सीडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी आपको 900 दिया हुआ है तो आप वो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसकी वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं इसको? मीटर पर सेकंड में। तो 18 5 जा
तो ये कितना हो गया 250 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो इसकी स्पीड हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आपसे पूछ रहा है कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका पहले हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी देखा, क्या होता है बताइए, क्या होता है? जय माता दी। A is equal to V square upon R. वेरी गुड, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी आपको पता है कितना, 250 है ना, और इसका स्क्वायर है तो 250 एक और हो जाएगा, है ना, और अपॉन में आर। आर कितना दिया हुआ है, रेडियस 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 1000 हो जाएगा। तो 250 को इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 460 के आसपास आएगा लगभग, है ना। 460 से ज्यादा होगा क्योंकि 4 6 24 होता है, तो 60 से ज्यादा हो जाएगा कुछ भी, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं होगा? अरे बोलो, अरे 10 भी तो था, कैसे गड़बड़ हो रहा है? 62, ये तो एक्सेलरेशन हो गया ना इसका, एक्सेलरेशन हो गया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या बोला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कंपेयर करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता था, 9.8 होता था, ठीक है, जिसको हम लोग 10 बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि इसका जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लगभग 6 टाइम्स ज्यादा है। नहीं समझ आया सबको? अरे बोलो, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से जो आया वो 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, अब थोड़ा ज्यादा भी होगा क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये 240 होता तब 60 होता, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और उसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो लगभग, है ना, 6 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है। 19 थियरी वाला है, आप लोग इसको खुद पढ़ के देखिएगा, रीड इज स्टेटमेंट, है ना। चलिए, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग दी रेडियस ऑफ सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। सही बोला या गलत बोला? नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा या नहीं होगा? अभी आपको बोला एक टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल है, ये सेंट्रीपिटल है, लेकिन जो नेट होगा दोनों के बीच में होगा, तो ये फॉल्स हो गया, समझ गए। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज पॉइंट ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सही बोला या गलत बोला? जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, सही है या गलत है? वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है या नहीं होता है सर्कुलर पाथ से? सही है, क्या दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखिए, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, देखिए अगर हम लोग एवरेज इसकी बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो पूरा एंटायर जो है, देखिए जितना यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर जैसे सेंट्रीपिटल ले रहे हैं, इस जगह पर ले रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में। देखिए सारे के सारे वेक्टर्स जो होंगे एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब कट के 0 हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कल में, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का जो एवरेज करेंगे वो नल वेक्टर मिलेगा। क्यों? ढेर सारे वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट अगर होते जाएंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाता है कौन सा, एक और क्वेश्चन है इसके बेस पे 31, ठीक है, इसको भी देख लीजिए एक बार जल्दी से। साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। साइक्लिस्ट है वो इतना स्पीड से जा रहा है, एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन दी रोड, ठीक है, एक साइक्लिस्ट था, ठीक, वो सर्कुलर टर्न पे वो जा रहा है ऐसे, ठीक है, स्पीड इसकी दी हुई है और रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है, दिस रेडियस एंड दिस स्पीड इज गिवन। इफ ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखिए, जब ये इस तरह से जा रहा है इस पाथ पे, तो ये वेलोसिटी इधर है, तो आप समझ सकते हैं रेडियस इधर, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे v स्क्वायर अपॉन r से, हाँ या नहीं? वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 27, तो 27 बाई 5 बाई इंटू 5 बाई 18 करके मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, 9 2 जा और 9 3 जा,
तो 15/2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया वेलोसिटी, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 80, तो 15/2 v स्क्वायर अपॉन आर, आर हमारा 80 हो गया। यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अब क्या बोल रहा है, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस इट्स स्पीड कांस्टेंट रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई जो कर रहा होगा तो इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है कम हो रही है। कैसे कम हो रही है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि हर एक सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड कम हो रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन हो रहा है इसका, ठीक है, समझ गए। ये जो स्पीड है इसका 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड पे कम हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया टेंजेंशियल, कितना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही नेट एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया था, अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर और प्लस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, है ना। तो दोनों ही आपको हमने निकाल लिया है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, फिर स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे, प्लस करके सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर अगर एंगल बोलेगा तो एंगल के लिए हम लोग वही tan थीटा लगा लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। ये थीटा हो जाएगा ना ये वाला, तो दिस अपॉन दिस, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है, AT/AC। समझ गए सब कोई। तो इस तरह से जो है आपका ये टॉपिक खत्म हो गया और चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे NCERT में वो भी करवा दिए। कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, कुछ पूछना है किसी को, एनी डाउट।